2020 was the year when COVID pandemic happened. The entire world economy shatters. The world has no idea what's going to happen in the future. 2021 was the year of second layer of COVID pandemic. 2022, as soon as the world economy started to recover, we have Russia-Ukraine crisis, which is still going on. 2023 में we have crisis in the Middle East region. So अगर हम कोविड पैंडेमिक की बात करें, हम रशिया यूक्रेन क्राइसिस की बात करें और अब हम मिडिल ईस्ट की क्राइसिस की बात करें, तो इससे हुआ क्या कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी थी उस पर बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है. एंड एक टाइम पर प्री कोविड अगर हम जाते हैं, जिन कंट्रीज का डोमिनेंस हुआ करता था, बी इट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बी इट चाइना, इन सभी कंट्रीज में आज की डेट में क्राइसिस है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है. चाहे हम यूएसए की बात कर लें, चाहे हम चाइना की बात कर लें, लेकिन इन सब क्राइसिस पैंडेमिक के बावजूद भी इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर हम ग्रोथ देख रहे हैं. डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, डिस्पाइट ऑल द इश्यूज, इंडिया जो है एक पॉजिटिव ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहा है. और 2025 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने यह प्रेडिक्शन करी है कि इंडिया विल आउटपेस ऑल द मेजर एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज इन 2025. तो ऐसे में जहां पर यूएसए में इकोनॉमिक स्लोडाउन है, चाइना में इकोनॉमिक स्लोडाउन है, इंडिया ऐसे क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंडिया जो है सभी मेजर एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज को आउटपेस कर देगा इन द ईयर 2025. इसी के राउंड जो है आज के क्लास में डिस्कशन होने वाला है. हेलो एंड नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग श्रीराम साइंस यूट्यूब चैनल. इसी तरीके की एनालिसिस क्वालिटी कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. सो न्यूज ये है कि इंडिया टू ग्रो 6.5% इन द ईयर 2025, जैसे मैंने डिस्कस किया, मेंटेन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी टैग यूएन टैग, दैट इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. इंडिया टू ग्रो 6.5% इन द ईयर 2025 एज ग्लोबल ग्रोथ स्लम्स टू 2.3% अगेन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. इसका कहने का मतलब यह है कि इंडिया जो है वो 6.5% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकता है इस साल 2025 में. एंड वहीं अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें, क्योंकि ट्रंप आ चुके हैं, ट्रंप जो है वो ट्रेड टैरिफ्स इंपोज कर रहे हैं, तो वर्ल्ड जो है, इंटायर जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो रिसेशन में एंटर कर सकता है, जिससे क्या होगा कि शायद 2.3% की जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो स्लो होगा, 2.3% से वो स्लो होगा, लेकिन इंडिया जो है वो 6.5% से ग्रोथ करने वाला है. ये जो है प्रिडिक्शन करी है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. जैसे मैंने आपको बताया 6.5%. अब इसके पीछे कुछ रीजन भी है. रीजन ये है कि 2025 में जो पब्लिक स्पेंडिंग है वो बढ़ने वाली है. उसका इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि 5 सालों में पहली बार आरबीआई ने क्या किया है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको 25 बेसिस पॉइंट जो है कम किया है. तो इससे इन्होंने प्रेडिक्शन करी है कि जो पब्लिक स्पेंडिंग है वो बढ़ेगी. ठीक है, और जो वर्ल्ड है, क्योंकि आज की डेट में एक तरीके का क्राइसिस चल रहा है, ट्रेड वॉर एस्केलेट हो सकता है, तो इसी वजह से वर्ल्ड जो है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो रिसेशन की तरफ जा सकता है. एंड 2.3% जो है, इससे जो वर्ल्ड है उसकी जो ग्रोथ है वो इंपैक्ट कर सकती है. ये रिपोर्ट भी पब्लिश करी है, आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, द रिपोर्ट सेज ट्रेड एंड डेवलपमेंट फोरसाइट्स 2025 अंडर प्रेशर. तो ये जो है अंडर प्रेशर, ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट भी आपसे पूछ सकता है. तो ये तो कॉन्टेक्स्ट हो गया. हाँ, इस रिपोर्ट ने ये भी बताया कि जो साउथ एशियन रीजन है एज अ होल, जो साउथ एशिया रीजन है, वर्ल्ड इकोनॉमी में रिसेशन आएगा, लेकिन इस रीजन में एक्सपेक्टेड है कि जो कंट्रीज है वहां पर ग्रोथ आ सकती है, साउथ एशिया रीजन में, और जो साउथ ईस्ट कंट्रीज है वहां पर भी ये प्रेडिक्शन करी गई है. तो हम समझेंगे कि इंडिया में ऐसे क्या इनिशिएटिव्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रेडिक्शन करी गई है. लेकिन उससे पहले मैं आपको ये फोरकास्ट जो बताना चाहूंगा कि जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, उन्होंने ये बताया है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो 2.3% की तरह से ग्रोथ कर सकती है. चाइना का देखिए 4.5%, वहीं इंडिया क्या है 6.5% है. तो चाइना से भी ज्यादा जो है हम 2025 में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी. अब इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि चाइना में इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिल रहा है, यूएसए में इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिल रहा है, इंडिया में कुछ तो ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे होंगे जिसकी वजह से हम पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं. तो पहला है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग. और इसी तरीके से आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है मेंस में, प्रीलिम्स में आपसे इस तरीके से ऑप्शन वाइज पूछा जा सकता है. अगर आपसे मेंस से सवाल पूछ रहा है, आपको इसी तरीके से पॉइंट में लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं, और आपको एक्सप्लेन भी वही करना जैसे मैं भी करूंगा. तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग. अब ये देखिए, 2024 was India's infrastructure year. रोड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिसीव मेजर पुश, और बजट 2024-2025 में भी
अच्छा खासा अमाउंट एलोकेट किया गया था। जो इंटरिम बजट प्रेजेंट किया गया था उसमें भी 11.11 लाख करोड़ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में अलॉट किया गया था। तो गवर्नमेंट जब खुद से पब्लिक स्पेंडिंग करेगी, ठीक है, इन्वेस्ट करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उससे क्या होगा, जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, अगर रोड्स बन रही है, रेलवेज बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे फिर जो है एक आपका लोकल एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होगा, ठीक है। लोकल, पहली बात तो रॉ मटेरियल की डिमांड होगी, ठीक है, जब रॉ मटेरियल की डिमांड होगी तो प्रोडक्शन की डिमांड होगी, जब प्रोडक्शन की डिमांड होगी तो जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं इन सब कंस्ट्रक्शन में वो क्या करेंगे, वो फिर वर्कर्स को हायर करेंगे। जब वर्कर्स को वेजेस मिलेंगे, जब इनके पास पैसा होगा तो ये क्या करेंगे, जब भी आपके पास मनी होता है, ठीक है, जैसे आप अर्न करने लगते हो, जब आप अर्न नहीं कर रहे हो, कट टू जब आप अर्न करना स्टार्ट करते हो तो फिर आप देखते हैं कि आपकी साइड से डिमांड्स आने लगती है। क्यों? क्योंकि यू हैव योर मनी टू स्पेंड। तो इसी तरीके से जब वेजेस आएंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगा, एंड जब सप्लाई बढ़ेगा तो एक ये विशियस पॉजिटिव साइकिल बनी रहेगी, जिससे अल्टीमेटली मनी सप्लाई जो है इसमें ग्रोथ आ सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है वो गवर्नमेंट की साइड से अग्रेसिव लेवल पर की जा रही, स्पेशली कोविड पैंडेमिक के बाद से। 2020 से लेके 2024 तक इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो ज्यादा है कंपेयर टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ठीक ठाक अमाउंट खर्चा कर रही है, जो मैंने आपको आर्टिकल्स में दिखा भी दिया। तो पहला रीजन है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। सेकेंड है मॉनेटरी पॉलिसी सपोर्ट। अभी कुछ टाइम पहले ही क्या हुआ कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम किया। 5 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम किया है 25 बेसिस पॉइंट से। अब जब रेट्स कम होते हैं तो क्या होता है, लोग जो है वो लोन्स लेना प्रेफर करते हैं, ठीक है, लोग जो है लोन्स लेना प्रेफर करते हैं। जब लोन्स लेंगे तो अब इस लोन से वो कुछ ना कुछ कहीं स्पेंड करेंगे, ठीक है। सपोज करिए आपको कार लेना है, आपको घर लेना है, ठीक है, आपको घर बनवाना है, होम लोन्स लेने हैं, एजुकेशन लोन्स लेने हैं, कार लोन्स लेने हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तभी आप प्रेफर करेंगे कि हम जो है लोन्स एक्वायर करते हैं बैंक से, क्योंकि वो ईएमआई में ईज पड़ता है। तो जब लोन्स लोग लेंगे, स्पेंड करेंगे, ठीक है, जब स्पेंड करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑलरेडी फिर मनी सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही डिमांड बढ़ेगी वैसे ही फिर सप्लाई बढ़ने लग जाएगी। सप्लाई बढ़ने लग जाएगी तो मैंने आपसे बताया कि एक पॉजिटिव साइकिल बन जाएगी, जहां पर मनी सप्लाई जो है, जो मनी फ्लो है वो चलता चला जाएगा, एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, तीसरे हाथ से चौथा हाथ, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो एक क्या हो गया कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट कर रही है, लोगों के पास वेजेस आ रहे हैं, वेजेस से क्या होगा कि लोगों के पास डिमांड आ रही है। फिर ऐसे में आरबीआई ने क्या कर दिया है, क्योंकि आरबीआई को पता है कि ट्रेड वॉर एस्केलेट हो रहा है, ट्रंप आ चुके हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ्स इंपोज किए जा रहे हैं, तो ऐसे में स्लो डाउन ना हो, लोगों के पास पैसे रहें और वो पैसे फिर लोग स्पेंड करें, तो इस वजह से क्या होगा कि डिमांड अपटिक होगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग इसको हम इंक्लूड कर दें, ठीक है, साथ में हम इसे ऐड कर दें, आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट कम किया, इससे क्या होगा कि पब्लिक की जो स्पेंडिंग है वो बढ़ जाएगी। तो सेकंड रीजन ये हो गया आपका मॉनेटरी पॉलिसी सपोर्ट। थर्ड है आपका डिजिटल इकोनॉमी एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। आज की डेट में अगर हम यूनिकॉर्न्स की बात करते हैं तो इंडिया 3rd नंबर पर है, ठीक है। यूएस चाइना के बाद जो थर्ड कंट्री है वो स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स में वो इंडिया। हालांकि ये एक अलग डिबेट चल रही है, आप सबको पता है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ने एक स्टेटमेंट दिया कि इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं फूड डिलीवरीज पर, स्पोर्ट्स ऐप पर, फैंटेसी ऐप पर। दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टॉपिक फॉर डिस्कशन एंड डिबेट। बट ये है कि हाँ, स्टार्टअप इकोसिस्टम बड़ी तेजी से बूस्ट हुआ है, एंड साथ में क्या हो गया कि डिजिटल इकोनॉमी भी बड़ी तेजी से आज की डेट में इंडिया में राइज कर रही है। आज अगर आप किसी भी, चाहे कोई बहुत बड़ा मॉल हो या स्मॉल कोई छोटी शॉप भी, वहां पे भी आप जाते हैं तो आपको ऑनलाइन स्कैनर देखने को मिल जाता है। इवन आप कैश देते हैं तो शॉपकीपर का जवाब ये आता है कि चेंज नहीं, आप ऑनलाइन कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से डिजिटल इकोनॉमी का राइज हुआ है, और ये आपको पीआईबी में, जस्ट अ सेकंड, हाँ, ये आपको देखने को मिल जाएगा। यूनियन बजट 2025 एक्सेलरेटिंग डिजिटल इंडिया थ्रू इनोवेशन। तो जो बजट है उसमें अलग से फंड एलोकेट किया गया है फॉर डिजिटल इकोनॉमी। फ्यूचर रेडी इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी टू कंट्रीब्यूट 1/5 ऑफ नेशनल इकोनॉमी बाय 2029-30। ये आपको पीआईबी की हेडलाइंस है।
और पीआईबी की इसी हेडलाइंस में यह बताया गया है कि 11.74% ऑफ जीडीपी ये कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये आपका डिजिटल इकोनॉमी कंट्रीब्यूट कर रहा है 2022-2023 में। ये सारे डेटा जो है अपने आंसर्स में लिखेंगे तो आपके आंसर्स एनहांस कर जाएंगे। साथ ही साथ डिजिटल इकोनॉमी कितने लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है, 14.67 मिलियन वर्कर्स। दैट मींस टोटल वर्कफोर्स का 2.5% जो वर्कफोर्स है वो कहां से आ रहा है, वो डिजिटल इकोनॉमी से आ रहा है। एंड अगर हम रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी की बात करें और डिजिटल इकोनॉमी को अकेले हम कंपेयर करें तो 5 टाइम्स ज्यादा प्रोडक्टिव है डिजिटल इकोनॉमी। तो लोगों के पास एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, आरबीआई ने जो है इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है, प्लस स्टार्टअप का कल्चर हो रहा है, डिजिटल इकोनॉमी हो रही है। डिजिटल इकोनॉमी हो रही, पहले क्या होता था, कैश बाउंड है तो आपको कैश देने जाना है, बायर सेलर को मिलना है, ये सारे प्रोसेस ही खत्म हो गए। आप यहां बैठे हो, कोई बायर जो है, कोई सेलर जो है वो आपसे बहुत दूर बैठा है, आप आराम से पेमेंट कर लेंगे, तो वो टाइम बच रहा है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से इंडिया की जो इकोनॉमी है वो जो है वो ग्रोथ की तरफ जा सकती है, जो प्रेडिक्शन किया है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने। चौथा है भाई जियोपॉलिटिकल टेंशंस। आज की डेट में ट्रंप आ चुके हैं, ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स इंपोज कर दिया है सभी देशों पर, ठीक है, रेसिप्रोकल टैरिफ्स इंपोज कर दिया है। अब देखिए शॉर्ट टर्म में भले ही इंडिया को कुछ इंपैक्ट आ सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम जो है यूएसए के साथ ट्रेड सरप्लस एंजॉय करते हैं, हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं फ्रॉम यूएसए। लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत से इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि ये जो मूव है, ट्रंप जो ये टैरिफ्स इंपोज कर रहे हैं, ये फायदा दे सकता है इंडिया को। कैसे? अगर हम बात करें एप्पल या ये जो बड़ी टेक कंपनीज है, ये कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जो यूएस की अथॉरिटीज है उन्होंने भैया 200% टैरिफ्स इंपोज कर दी है चाइनीज इंपोर्ट्स पर। अब एप्पल को पता है कि चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करना है, और वो कहां शिफ्ट हो रही, इंडिया में शिफ्ट हो रही है, ठीक है, इंडिया में शिफ्ट हो रही है। तो इसी तरीके से और जो बड़ी कंपनीज हैं वो ये चाह रही हैं कि एक तो पहले ही कोविड के टाइम पर ये रियलाइजेशन हुआ सभी टेक कंपनीज को कि भैया चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी। चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी का मतलब यह है कि एक ही देश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप नहीं करना है हमें, वी नीड टू डाइवर्सिफाई अवर सप्लाई चेन्स। तो वो चल रहा है चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी, प्लस इसमें ट्रंप भी आ गए, वो टैरिफ इंपोज कर रहे हैं। तो ऐसे में इंडिया जो है, ये जितनी बड़ी टेक कंपनीज है जिनका जो बेस है वो चाइना में है, वो इंडिया जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है कि आप जो है अपना बेस इंडिया में सेटअप करिए। और अब तो एग्जाम्पल भी दिए जा सकते हैं। कल ही मैंने न्यूज कवर करी थी जहां पर यह बताया गया है कि एक ही साल में एप्पल ने $22 बिलियन वर्थ आईफोन प्रोड्यूस किए हैं इंडिया में। 5 आईफोन में से हर एक आईफोन इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जो ट्रंप आ रहे हैं, जो ट्रेड वॉर हो रहा है, उससे भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट और जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो बूस्ट होती है। जैसे लोकल मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगी, मैं आपको बता चुका हूं कि इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों के पास पैसे आएंगे, लोगों के पास पैसे आएंगे तो लोग खर्चा करेंगे तो डिमांड आएगी तो सप्लाई से प्रोडक्शन, वही आपकी जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। लास्ट रीजन है आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब आप सबको पता है कि इंडिया हैज अ ह्यूमंगस यूथ पॉपुलेशन। ये जो बड़ी कंपनीज हैं वो यहां पर क्यों सेटअप कर रही हैं, उसका रीजन ये है, एक तो जो लेबर कॉस्ट है इंडिया में वो कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहां पर ऑब्वियसली बात है, जहां पर ज्यादा यूथ पॉपुलेशन होगी, जहां पर भी यूथ क्या ओवरऑल जो पॉपुलेशन होगी, जब ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो वहां पे कंपटीशन होगा, ठीक है, वहां पे कंपटीशन होगा। इस कंपटीशन में क्या होगा कि कोई अगर वर्कर एक्स अमाउंट चार्ज कर रहा है तो हो सकता है जो दूसरा वर्कर है वो उसको शायद डेस्परेट नीड हो जॉब की, वो शायद एक्स अमाउंट से कम करे। तो एक तो लेबर की जो क्वांटिटी है, जो वर्क फोर्स की जो क्वांटिटी वो बहुत ज्यादा है, प्लस जो वर्क फोर्स के चार्जेस हैं वो भी जो है कम है कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज। ऐसा नहीं कि बहुत कम है, लेकिन हाँ कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज वो कम है। तो इस वजह से कंपनीज क्या चाहेगी, भाई हमें एक तो यूथ एम्प्लॉयज मिल जाए, ठीक है, एंड प्लस उनका जो कॉस्ट है वो भी कम है। तो इस वजह से ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये भी कहीं ना कहीं एडवांटेज करेगा। इस वजह से ये जो बड़ी कंपनीज है ये चाह रही हैं कि इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करें। और मैंने आपसे बताया कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होगी तो अल्टीमेटली वो स्पेंडिंग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी। तो ये 4-5 ऐसे इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने प्रेडिक्शन करी है कि 6.5% का ग्रोथ जो है वो इंडिया अचीव कर सकता है इन द ईयर 2025, एंड इंडिया कैन आउटपेस ऑल द मेजर एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फैक्टर्स तो मैंने बता दिए, इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब भी आप आंसर लिखते हैं तो आपको पॉजिटिव चीजें भी बतानी है, चैलेंजेस भी बताने हैं, फिर वे फॉरवर्ड करना है, तब आपका आंसर कंप्लीट होता है। पहला चैलेंज है ट्रेड वॉर। देखिए मैंने आपसे बताया रेसिप्रोकल टैरिफ्स इंपोज किए जा रहे हैं, लेकिन ट्रेड वॉर जब भी होगी, ट्रेड वॉर जो स्टार्ट चल रही है, इससे
डेफिनेटली इकोनॉमीज को डेफिनेटली जो वर्ल्ड इकोनॉमी उसको कहीं ना कहीं हैम्पर होने वाला है। प्लस यूएस में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन चल रहा है, तो जब इन्फ्लेशन है वहां पर इकोनॉमिक स्लोडाउन है तो क्या होगा, जो वहां की फेडरल रिजर्व है वो ज्यादा से ज्यादा डॉलर प्रिंट करेगी, एंड जब भी डॉलर प्रिंट होगा, जब भी डॉलर स्ट्रेंथन होगा, ज्यादा इंटरेस्ट रेट कम होंगे या डॉलर प्रिंटिंग ज्यादा होगी, तो क्या होगा, इसका इंपैक्ट इंडिया पर पड़ेगा। ठीक है, इंडिया पर पड़ेगा। कैसे पड़ सकता है, इन्फ्लेशन आ सकता है। ठीक है, इन्फ्लेशन के रूप में आ सकता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि जैसे ही प्रिंटिंग ज्यादा होने लग जाएगी डॉलर की, क्योंकि अगर कोई भी क्राइसिस है, इसी वजह से हम डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं ना, क्योंकि क्या होता है कि जब भी यूएसए में कोई इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है या इन्फ्लेशन के कोई इशू आता है, वो क्या करते हैं, या तो इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं या जो डॉलर उसकी प्रिंटिंग बढ़ा देते हैं। अल्टीमेटली इससे क्या होता है कि इससे और जो इकोनॉमीज हैं, क्योंकि डॉलर आज की डेट में ग्लोबल रिजर्व करेंसी है, तो उसका इंपैक्ट और कंट्रीज पर भी पड़ता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज है। फिर भाई आपका फूड एंड एनर्जी प्राइस वोलेटिलिटी, फूड के क्राइसिस क्यों हो सकते हैं, एक चीज को तो हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से आपका जो वेदर फिनोमिना है वो तो चेंज हो रहा है ना भाई। कभी बारिश हो रही है, कभी बारिश नहीं हो रही है, कभी ठंड पड़ रही है, कभी कम ठंड पड़ रही है। बारिश जब होना चाहिए तब नहीं हो रही है, जब नहीं होना चाहिए तब देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है, जो क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, ठीक है, जो क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं ये इंपैक्ट कर रहे हैं। और जब भी क्रॉपिंग पैटर्न्स इंपैक्ट होंगे तो वीट हो गया, राइस हो गया, क्योंकि इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है 140 करोड़, तो जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी तो एक तो डोमेस्टिक प्राइस के इश्यूज आ जाएंगे, प्लस इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है उस पर भी हैम्पर होंगे। तो जो लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं या डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनको भी हैम्पर पड़ेगा। और जब भी शॉर्टेजेस होंगी भाई, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगी। जब भी आप देखते हो कि कोई भी वेजिटेबल्स की प्राइसेस बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि डिमांड कम हो, डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, जैसे ही मिसमैच हुआ प्राइसेस खट से अपटिक कर गया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये इंटायर वर्ल्ड को एक साथ आना पड़ेगा, तब जाके क्लाइमेट चेंज का इशू रिजॉल्व होने वाला है। क्योंकि अब कई रिपोर्ट्स का ये कहना है कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक वेदर फिनोमेना नहीं है, अब ये लोगों की लाइफ को इंपैक्ट कर रहा है, अब ये दुनिया की इकोनॉमी को इंपैक्ट कर रहा है। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एनर्जी प्राइस वोलेटिलिटी, भाई क्राइसिस जब होंगी, ठीक है, क्राइसिस जब होंगे, जैसे मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है, यूक्रेन में क्राइसिस चल रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे। इससे, क्योंकि मिडिल ईस्ट की जितनी भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी अभी तक किस पर डिपेंडेंट है, ऑयल पर डिपेंडेंट है। तो लोग क्या करेंगे, सप्लाई कट कर देते हैं। जैसे ही सप्लाई कट करेंगे, डिमांड वही है, प्राइस बढ़ जाएगा। जैसे ही प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया आज की डेट में मोर देन 60% जो है वो ग्लोबल ऑयल इंपोर्ट करता है, जैसे ही ग्लोबल ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इंडिया के इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। जैसे इंपोर्ट्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, इंडिया की इकोनॉमी पर इन्फ्लेशन का खतरा आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग हो रही है वो गवर्नमेंट की साइड से ज्यादा हो रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उस तरीके से नहीं आ रहा है। और इस चीज को इस साल जो इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट हुआ उसमें भी हाईलाइट किया गया, यूनियन बजट जो प्रेजेंट किया उसमें भी हाईलाइट किया गया कि जो इंडिया की रिक्वायरमेंट है, हमें जो 2047 तक विकसित भारत बनना है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो अकेले गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होने वाली है। जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसमें ऐड नहीं होगा, इसमें एग्रीगेट नहीं होगा, वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हो सकेगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ना आना इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रीम पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये कैसे रिजॉल्व हो सकता है, ये रिजॉल्व होगा, गवर्नमेंट को क्लियर कट पॉलिसीज बतानी होगी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए कि ये रोड मैप है, इस तरीके से आप इन्वेस्ट करेंगे, इस तरीके से आपको रिटर्न्स मिलेंगे। क्योंकि आज की डेट में बहुत सी रिपोर्ट्स का ये कहना है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि क्लियर पिक्चर नहीं आ रही है फ्रॉम दी इंडियन अथॉरिटीज। तो ये कुछ चैलेंजेस भी हैं। ये चैलेंजेस जब फुलफिल किए जाएंगे तब जो है हमारी जो ग्रोथ रेट है, क्योंकि देखिए अगर हमें 2030 तक अगर हमें थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, 2047 तक अगर हमें डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है, तो हमें जीडीपी ग्रोथ रेट डबल डिजिट पर लेके जानी होगी। और ये जो प्रेडिक्शन है वो भी कितनी है, अभी 6.5% है, डबल डिजिट से बहुत कम है। तो ठीक है, कंपेयर टू इमर्जिंग डेवलपिंग इकोनॉमीज हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें एक्चुअल में, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है बहुत बड़ी, उसके लिए हमें उसको कैटर करने के लिए हमें
कम से कम डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ पर जाना पड़ेगा, और वो आपका इन चैलेंजेस से रिजॉल्व, ये जब चैलेंजेस रिजॉल्व होंगे तब जाकर होगा। तो ये थी कंप्लीट एनालिसिस। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर इस तरह की वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, जो मैं इशू बेस्ड वीडियोस लेके आता हूं, तो आपको सिर्फ लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन, दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।